A very good evening to all of you. Today our topic is bronchial asthma. So let's discuss all about bronchial asthma. फर्स्ट हम जानेंगे कि ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है। तो यदि बात करें ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में, तो बेसिक में क्या है कि यह एक प्रकार की फेफड़े की यानी कि लंग डिजीज होती है, जो कि ये आपके एयरवे को नैरो कर देती है, शॉलो कर देती है और कभी कभी क्या होता है ब्लॉक कर देती है। किसकी हेल्प से? एक्सेस म्यूकस के। ठीक, कहने का मतलब ये है कि एक्सेस म्यूकस के कारण जब आपका लंग्स का जो एयरवे होता है वो जब नैरो हो जाए यानी कि पतला हो जाए, या फिर कहीं से उसमें कोई स्वेलिंग हो जाए, या फिर वो लेटर स्टेज में ब्लॉक हो जाए, चल अस्थमा। तो ब्रोंकियल अस्थमा इज ए डिजीज ऑफ लंग. In this disease, your airway get narrow, swollen, and blocked by excess mucus. ठीक, बेसिकली जैसे मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, तीन चीजें होती हैं। फर्स्ट इज द ब्रोंकियोस्पाज, सेकंड इज द इन्फ्लामेशन, थर्ड इज द म्यूकस प्रोडक्शन। ठीक, फिर यदि बात करें इसके कॉजेज के बारे में, हो सकते हैं किसी प्रकार की कोई एलर्जी हो गई, ठीक, कुछ मेडिसिन हो गई, इन्वायरमेंट हो गया, जेनेटिक हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की कोई डिजीज। ठीक, आपका स्मोकिंग हो गया, डस्ट हो गया, परफ्यूम्स हो गए। ठीक, इन्वायरमेंट में ऐसे सभी तरीके के वातावरण जो आपके एयरवे को या फिर आपके नेजल पाथवे को इरिटेट करे, चाहे वो टॉक्सिन्स हो, चाहे वो डस्ट मटेरियल हो, चाहे वो स्मोक हो, चाहे वो फ्यूम्स हो। जेनेटिकली में क्या होता है कि फैमिलिकल हिस्ट्री यदि है अस्थमा की, तो कभी कभी ये आपको या फिर आप हाई रिस्क पर होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा डिजीज के। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में यदि बात करें तो जितने प्रकार के आपके रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते हैं वो सब भी एक प्रकार के कॉजेज होते हैं ब्रोंकियल अस्थमा में। ठीक है, बाकी तो आपका एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक, तंबाकू इंटेक हो गया, स्मोकिंग हो गई। कुछ ऐसा ऑक्यूपेशनल भी होता है, जैसे जो लोग सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह में काम कर रहे हैं या फिर लकड़ी की फैक्ट्री वगैरह में हैं, केमिकल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक, तो उनको भी अस्थमा बहुत कॉमन होता है। फिर यदि बात करें इसके सिम्टम के बारे में, तो सिम्टम में बहुत ज्यादा कुछ खास आपको नहीं मिलेगा देखने को। चेस्ट पर टाइटनेस मिल सकती है, चेस्ट पेन पेशेंट बताएगा, कफिंग करेगा, डिसएपनिया मिल सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिल सकती है, व्हीजिंग मिलेगा। ठीक, यानी कि चेस्ट टाइटनेस या फिर पेन या फिर प्रेशर कोई चेस्ट पे फील करेगा पेशेंट, कफिंग होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, डिसएपनिया होगा और व्हीजिंग। इसको कैसे डायग्नोज करेंगे उसके बारे में अभी हमने कुछ इन्वेस्टिगेशन आके मेंशन कर रखे हैं,
उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। बेसिकली क्या है, आप एचबी वगैरह देख लेते हैं इसमें, ठीक है, इसनोफिल देख लेते हैं, ईएसआर हो गया आपका, चेस्ट एक्सरे हो गया, ठीक है, और बाकी बहुत सारे टेस्ट हैं, अभी हम उस पर आगे बात करेंगे। मैनेजमेंट में बेसिकली इसमें क्या होता है कि हम ब्रोंकोडायलेटर यूज कर सकते हैं, मतलब जो हमारी ब्रोंक्यूल्स नैरो हो गई हैं उन्हें हमें डायलेट करना है। मेडिसिन हमारी जो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए। और यदि सीवियर केस है, लॉन्ग टर्म से चल रहा है अस्थमा, तो वहां पर हम स्टेरॉइड का सहारा भी लेते हैं, ठीक है। वो स्टेरॉइड आपका टेबलेट फॉर्म में या फिर इनहेलर फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। मेडिसिन में यदि बात करें इसकी, तो बेसिकली ऐसे इन्वायरमेंट में जाने से बचे जहां पर बहुत ज्यादा फ्यूम्स हो, डस्ट वगैरह हो, ठीक है, या फिर हम ऐसे ऑक्यूपेशन से बचें जो हमारे लिए अस्थमा के ट्रिगर पे होता है। स्मोकिंग हम लोग ना करें, प्रॉपरली हम लोग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम वगैरह करें, ठीक है। तो ये हमारा बात था, जनरल चीजें थी अस्थमा के बारे में। फिर हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लिख रखे हैं जनरल एडवाइस के रूप में। फर्स्ट आपका होता है प्राणायाम। मैंने इससे पहले की क्लास में आप लोग को बताया प्राणायाम कैसे करना है, ठीक है। तो यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो उसको मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कैसे करना है प्राणायाम। जो लोग पहले क्लास किए होंगे उन्हें पता भी होगा, ठीक। मैंने बताया था जब हमने क्लास ली थी रिपीटेड कोल्ड के बारे में, वहां पर मैंने बताया था प्राणायाम कैसे करते हैं। हमें इनहेल करना है, ठीक। एक नॉस्ट्रिल से हमने एयर को इनहेल किया, फिर हमें उस एयर को 2 सेकंड के लिए रोकना होता है, फिर हमें अदर नॉस्ट्रिल से उस एयर को एक्सहेल करना, ठीक। हमने अंदर लिया, उसे 2 सेकंड रोका, फिर हमने उसे बाहर निकाल दिया। ये हमें 20 बार करना है दिन में, ठीक है। 2-3 बार हम लोग कर सकते हैं या फिर हम एक दिन में 20 बार इसे कर सकते हैं। फिर साथ में मैंने बताया कि स्टॉप स्मोकिंग, टोबैको वगैरह यदि आप ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको हमें स्टॉप कर देना है। और हमें अवॉइड करना है सभी प्रकार के एलर्जेंस, ठीक। जो भी हमारे एलर्जेंस होते हैं, चाहे वो फ्यूम्स हो गया, डस्ट हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक, ऑक्यूपेशनल हो गया चीजें, उन्हें हमें अवॉइड करना, ठीक। तो ये एक जनरल एडवाइस होती है पेशेंट के लिए। फिर हम बात करेंगे इन केस ऑफ एक्यूट अटैक्स। ब्रोंकियल अस्थमा का यदि एक्यूट अटैक आया है पेशेंट में, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे। फर्स्ट हमारा होता है अस्थालिन इनहेलर। ये क्या होता है, एक प्रकार का ब्रोंकोडायलेटर इनहेलर होता है। इसको हम लोग 1 या 2 पफ इसके ले सकते हैं, ठीक, इनहेल कर सकते हैं। सेकंड हमारा आता है इंजेक्शन डेरिफाइलिन। लोग आईएम या फिर आईवी लगा सकते हैं। इसमें क्या होता है, थियो होता है, ठीक है। थियोफाइलिन के आगे आप लोग लिख लीजिएगा थियो इटियोफाइलिन। हम लोग इंजेक्शन टर्ब्यूटालिन भी पेशेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। फिर हमारा फोर्थ आता है इफ यंग, ठीक है। इफ पेशेंट इज यंग, देन हमें क्या करना है कि इंजेक्शन एडीआर यानी कि एड्रेनालिन 0.5 ml हमें उसे सबक्यूटेशनली लगा देना है पेशेंट में, ठीक। कब, इफ पेशेंट इज यंग। फर्स्ट हमारा ये हो गया।
सेकंड हमारा आता है आइसोप्रीनिलिन, ये प्रकार का आपका ऑटो, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका ऑटो हिलर होता है, 1 से 2 पफ इसे हम यूज करते हैं, ठीक। अस्थालिन हो गया आपका, डेलिफाइलिन हो गया आपका, एंड यंग है तो इंजेक्शन एडीआर 0.5 ml एससी लगा देंगे हम लोग। साथ में हम लोग आइसोप्रीनिलिन का ऑटो हिलर हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, फर्स्ट हमारा आता है एक्यूट अटैक, सेकंड हमारा आता है सीवियर अटैक। यदि सीवियर अटैक है तो उसका जो रेस्पिरेटरी पैटर्न होगा वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होगा। देन हमें क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन देना है बाय नेजल कैथेटर। सेकंड हमारा आता है इंजेक्शन एमिनोफाइलिन 500 mg या फिर 10 ml, ठीक। इसे क्या करना है, हमें 10 ml लेकर के इसको हमें 10 ml 25% ग्लूकोज के साथ आईवी हमें लगा देना स्लो, ठीक। इंजेक्शन एमिनोफाइलिन 500 mg विथ 10 ml ऑफ 25% ग्लूकोज आईवी स्लोली। थर्ड हमारा आता है नेबुलाइजेशन विथ एस्थालिन और डुआलिन, तो फिर हम लोग इसको टीडीएस भी कर सकते हैं या फिर हम लोग इसे स्टेट में लगा सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक। सीवियर में क्या है, हमें ऑक्सीजन देना है। सेकंड हमारा है इंजेक्शन एमिनोफाइलिन, हमें इसे लेकर के 10 ml 25% ग्लूकोज के साथ मिला करके स्लो लगाना है आईवी। फिर हमारा आता है नेबुलाइजेशन एस्थालिन एंड डुआलिन। नेक्स्ट हमारा आता है इफ नॉट कंट्रोल्ड, यदि हमें उन सब दवाओं से आराम नहीं मिला है, उससे हमारा अटैक अस्थमा का कंट्रोल नहीं हुआ, हमें क्या करना है, रिपीट इंजेक्शन एमिनोफाइलिन 500 mg, ठीक। सेकंड हमारा आता है इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिसोन, फॉर एग्जांपल इफकोरलिन, प्राइमाकार्ड वगैरह, ठीक। 100 mg में लगा देना है इसे, या फिर हम लोग इसकी जगह पे डेक्सामेथासोन, फॉर एग्जांपल डेकाड्रॉन, इंजेक्शन डेकाड्रॉन, इसे हम लोग आईवी लगा सकते हैं या फिर हम लोग बेटामेथासोन भी यूज कर सकते हैं, या फिर इंजेक्शन प्रेडनिसोलोन 40 mg आईवी स्टेट में, फॉर एग्जांपल प्रीमिसोल, ठीक। प्रीमिसोल इंजेक्शन प्रीमिसोल 40 mg आईवी स्टेट में। साथ में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन देना है बाई नेजल कैथेटर, ठीक। जैसे सीवियर अटैक आया, हमें वहां पर हमने उसको एमिनोफाइलिन लगाया, नेबुलाइज किया, ऑक्सीजन दिया, उससे आराम मिल रहा है, तो हमें साथ में ये स्टेरॉइड भी उसे दे देना है। फिर हमारा आता है ड्रग थेरेपी, ठीक। ड्रग थेरेपी हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा है टेबलेट सिरप एस्थालिन, टेबलेट एस्थालिन 4 mg टीडीएस या फिर एसओएस, ठीक, आवश्यकता पड़ने पर, ठीक। या फिर टेबलेट डेरिफाइलिन 150 mg टीडीएस, हमें इसे देना। यदि हमारा इससे भी नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हमें वहां पर एक स्टेरॉइड इनहेलर भी ऐड कर देना है, फॉर एग्जांपल बिक्लेट इनहेलर, 1 से 2 पफ हमें इसे देना है 1 से 4 बार, ठीक है, एक दिन, ठीक। इसमें क्या होता है, बेक्लोमेथासोन, साथ में हमें एक टेबलेट मॉन्टुलिकास्ट का यानी कि टेलेकास्ट 10 mg ओडी में पेशेंट को ऐड कर देना है, ठीक।
कब? जब हमें इससे आराम नहीं मिल रहा है, तो हमें ये चीजें, एक स्टेरॉइड इनहेलर, ठीक, और साथ में एक टेबलेट मोंटेलिकास्ट का पेशेंट को देना। नेक्स्ट हमारा आता है, यदि उससे भी आराम नहीं मिल रहा, इफ नॉट कंट्रोल्ड बाई, देन हमें क्या करना है? इंजेक्शन डेफनालोन 6 mg 1 से 2 वीक तक हमें देना है, उसके बाद हमें इसे टेपर करना है, ठीक है। स्टेरॉइड होता है ये भी, ठीक। एक प्रकार का हमारा ये शॉर्ट कोर्स होता है ओरल स्टेरॉइड का। टेबलेट डेफनालोन 6 mg 1 से 2 सप्ताह के लिए, उसके बाद हमें इसे टैप करना है। सेकंड हमारा आता है टेबलेट टेलीकास्ट 10 mg ओडी 3 मंथ के लिए। इसमें क्या होता है? मोंटेलिकास्ट होता है, और साथ में हमें एक फिंटल इनहेलर, ठीक। इसमें क्या होता है? सोडियम क्रोमोग्लाइसेट होता है, 1 से 2 कप इसे हमें यूज करना है दिन में 4 बार, ठीक। सोडियम क्रोमोग्लाइसेट फिंटल इनहेलर के नाम से आता है, ठीक। यदि उससे ठीक नहीं हुआ तो हमें एक टेबलेट स्टेरॉइड ऐड कर देना है 1 से 2 सप्ताह के लिए 6 mg, उसके बाद हमें इसे टैप करना है। टेबलेट का नाम क्या है? डेफनालोन। साथ में एक टेबलेट मोंटेलिकास्ट 3 महीने के लिए देना है ओडी में, और एक इनहेलर फिंटाल, क्या होता है? सोडियम क्रोमोग्लाइसेट, ठीक, सोडियम क्रोमोग्लाइसेट। तो ये हमारा हो गया मेडिकेशन। देन हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो बेसिकली ब्रोंकियल अस्थमा हम लोग पेशेंट का सीबीसी करवा लेते हैं, उसमें हम लोग एचबी देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी देख लेते हैं, ठीक है। एएसआर वगैरह करवा लेना है, ब्लड शुगर करवा लेना है, सीरम यूरिया करवा लेना है, सीरम क्रिएटिन करवा लेना है, एक्सरे चेस्ट करवा लेना है, और पीएफटी यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक। हमें इतनी चीजें पेशेंट में देखनी होती है। साथ में यदि कोई इन्फेक्शन है तो हमें यहाँ पर एंटीबायोटिक भी ऐड कर देनी है, ठीक। शुगर का पेशेंट है तो हमें उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी है। क्रिएटिन वगैरह बढ़ा हुआ है, यूरिया बढ़ा हुआ है, तो हमें किडनी पर ध्यान देना है। एक्सरे चेस्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है, ठीक, तो वो हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये हुई बात आज की हमारी रेस्पिरेटरी सिम्टम की क्लास में ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। किसी कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं।